19 सितंबर 2023 को संसद की नई इमारत में कार्रवाई शुरू होती है। पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा एक विधेयक पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। इस विधेयक में संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। मेघवाल जी का कहना है कि इस विधेयक से संसद के निचले सदन में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम रिंकू कुमार। बात करेंगे आज की इस वीडियो में आखिर क्या है महिला आरक्षण विधेयक जो इसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसे कैसे लागू किया जाएगा और कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए सीटें आरक्षित तो हैं। इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस समय लोकसभा की 131 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इनमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 138 सीटें ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। यानी कि इन सीटों पर उम्मीदवार पुरुष नहीं हो सकते हैं। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो वैसे तो भारत में महिला आरक्षण विधेयक की कहानी भले ही 27 साल पहले शुरू हुई, लेकिन इसकी मांग एक सदी पुरानी है। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग आजादी से पहले उठ रही थी। 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। इसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की गई थी। 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो टूवर्ड्स इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात थी, लेकिन महिलाएं चाहती थी कि वो आरक्षण के रास्ते से नहीं बल्कि अपने बलबूते पर राजनीति में आए। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 1980 के दशक में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए विधेयक पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य की विधानसभाओं ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे उनकी शक्तियों में कमी आ जाएगी। पहली बार महिला आरक्षण बिल को एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की, परंतु देवगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद महिला आरक्षण बिल के विरोध में थे। इसके बाद एक बार फिर जून 1997 में इस विधेयक को पास करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर शरद यादव ने विरोध करते हुए कहा कि कौन महिला है कौन नहीं है, केवल बाल कटी महिला पर नहीं रहने देंगे। सन 1998-99 में वाजपेयी जी की एनडीए सरकार में भी कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार फिर 2003 में एनडीए सरकार ने हिम्मत दिखाई, लेकिन हंगामों के चलते बिल पारित नहीं हो सका। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में दिए अपने संयुक्त संसदीय भाषण में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सरकार के कमिटमेंट को दोहराया था। यूपीए सरकार ने 6 मई 2008 को इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। इसके बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित हुआ। हालांकि यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने संकेत भी दिया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे 2002 में संशोधित भी किया गया था, परिसीमन प्रक्रिया 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर की जा सकती है। अगर बात करें परसेंटेज की, तो भारतीय संसद में केवल 14% सदस्य महिलाएं हैं, जो अब तक की सबसे अधिक है। इंटर पार्लियामेंट यूनियन के अनुसार भारत के निचले सदन में महिलाओं का प्रतिशत नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की तुलना में कम है, जो एक निराशाजनक रिकॉर्ड है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जाता है, जो दावा करते हैं कि ऐसा करना संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन करता है। उनका दावा है कि यदि आरक्षण है तो महिलाएं योग्यता के आधार पर कंपटीशन नहीं कर पाएंगी, जिससे समाज में उनकी स्थिति कम हो सकती है। महिला आरक्षण विधेयक जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, में ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई कोटा शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि गीता मुखर्जी समिति ने महिला आरक्षण को ओबीसी तक बढ़ाने की सिफारिश भी की थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि मेरे अनुसार इस बिल में एक चीज ऐसी है जिससे ये अधूरा है, वो है ओबीसी रिजर्वेशन।
भारत की बड़ी महिला आबादी को इस रिजर्वेशन में शामिल करना चाहिए था। इसके अलावा दो चीजें ऐसी हैं जो अजीब हैं। एक तो ये कि आपको इसे लागू करने के लिए जनगणना की जरूरत है, और दूसरा परिसीमन। सोनिया गांधी जी लिखती हैं कि ये मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। मेरे जीवन साथी राजीव गांधी का ये सपना था। कांग्रेस इस बिल के समर्थन में है। सालों से महिलाएं अपने हक के लिए इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब उनसे और भी इंतजार करने को कहा जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना लंबा होगा ये इंतजार। वहीं बीजेपी नेता अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भूमिका बनाना शुरू किया कि इस विधेयक को इसलिए समर्थन ना करो क्योंकि ये परिसीमन की वजह से अभी लागू नहीं होगा। आप समर्थन नहीं करोगे तो क्या है, जल्दी आरक्षण आ जाएगा, तो भी 2029 के बाद आएगा। एक बार श्री गणेश तो करो। बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पारित कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए। महिलाओं को अधिकार देने के और ऐसे ही कई पवित्र काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।